माँ जी, आप संस्कारों की बात ना ही करें। रूपा ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में। माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती है तो एक ही लेती है, उसमें भला क्या पूछना। माला जी, जुबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी। देखो तो कैसे जवाब देती, हर वक्त चलती रहती। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी पर। रूपा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कारों की बात ना करें। मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी, बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनोज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक चूं भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननंद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को रूपा ही बुरी लगती। माला जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा से दुगना पैसा जो लेकर आई थी, ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते माला जी को, जो माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफी होता। कहकर जाते, माला जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दे नौकरानी। खूब जवाब देती छोटी बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक माला जी ने, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे है, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननंद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था, उसी के सहारे वो माला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननंद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे, रूपा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन अपने आवाज उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपा खाना बना रही होती है और अपनी सोच में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है, बहरी हो गई है? दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। माला जी इतना कहकर अपना जाप करने लगी। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सोनम, आप इस समय सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोती हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। माला जी, सोनम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ है? सोनम, माँ अनर्थ हो गया, आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्के मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनोज शकल मत दिखाना आज के बाद। माला जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन दो कौड़ी के लोगों की, मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही है। पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार, तू रो मत बिटिया,
आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। सोनम, बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। रूपा, माँ जी मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहे। तो बोलिए सोनम, क्या बात हुई। सोनम फफा कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए। किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है, आजकल सभी लेडीज जाती है। मैंने बस इतना कहा मैं किटी जा रही हूँ। मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े, कहते दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूं। बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी। कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा ननद सोनम की पूरी बात सुन सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी, ये क्या बोल रही है तू। एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कारों को बीच में लाती है। और माँ जी, आप संस्कारों की बात कीजिए ही मत। माँ जी, ये आपके ही संस्कार है जिस कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आती। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा सोनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। सोनम, क्या गलत है। कहाँ जीजा जी ने। पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन। पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा। पर रोज रोज के माजी के ताने भी सहे नहीं जाते। बाँझ ही रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं। आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।